किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ, किसी क्रांतिकारी की वीर गाथा बताता हूँ जिनके पद चिन्हों पर, नक्शे कदम पर आप चल सकें। आज जिस बहादुर महिला की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, उन्हें आजाद हिंदुस्तान में लगभग भुला सा दिया गया है, मगर इस महान क्रांतिकारी ने विदेशी धरती पर पहली बार हिंदुस्तान का झंडा फहराया था। इस क्रांतिकारी महिला का नाम है भीकाजी कामा। भीकाजी पटेल का जन्म सन 1861 में बंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता सोराबजी पटेल बंबई के जाने माने व्यापारी थे और परिवार के पास अकूत दौलत थी। भीकाजी पटेल की पढ़ाई अलेक्जेंड्रा गर्ल्स स्कूल में हुई। सन 1885 में भीकाजी पटेल की शादी रुस्तम जी कामा से हुई। ये शादी कामयाब नहीं रही क्योंकि रुस्तम जी कामा अंग्रेजों के बहुत बड़े पिट्ठू थे और हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजी हुकूमत को बहुत बढ़िया समझते थे, जबकि भीकाजी कामा ब्रिटिश हुकूमत की घोर विरोधी थी। भीकाजी कामा सार्वजनिक जीवन में पहली बार तब आई जब 1896 में 1896 में बंबई में प्लेग की महामारी फैल गई और लोग कीड़े मकोड़े की तरह मरने लगे। जिस तरह आज की दुनिया पर कोरोना वायरस का कहर टूटा है, उसी तरह उन दिनों प्लेग ने बंबई पर कहर बरपा दिया था। भीकाजी कामा प्लेग के मरीजों की जी जान से सेवा में जुट गईं और उन्होंने इतनी सेवा की कि वे खुद इस बीमारी का शिकार हो गईं। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और सन 1902 में भीकाजी कामा स्वास्थ्य लाभ के लिए लंदन चली गईं। लंदन में वे श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारी के संपर्क में आईं और उनके साथ मिलकर उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन दिनों हिंदुस्तान के महान नेता दादा भाई नौरोजी भी लंदन में ही रहा करते थे और भीकाजी कामा उनकी सेक्रेटरी बन गई। इसके थोड़े समय बाद भीकाजी कामा फ्रांस की राजधानी पेरिस चली गईं। पेरिस में उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी का गठन किया। उनका घर क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। पेरिस से भीकाजी कामा 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं निकालने लगी। एक का नाम था वंदे मातरम और दूसरे का नाम था मदंस तलवार। मदंस तलवार का नाम महान क्रांतिकारी मदन लाल धिंगड़ा के नाम पर रखा गया था, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। ये दोनों पत्रिकाएं पौंडीचेरी के रास्ते हिंदुस्तान भेजी जाती थी क्योंकि पौंडीचेरी उन दिनों फ्रांस का उपनिवेश था, फ्रेंच कॉलोनी था। 1906 में अंग्रेजों ने भीकाजी कामा से कहा कि वे हिंदुस्तान इसी शर्त पर लौट सकती हैं जब वे ये वचन दें कि वे ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगी। भीकाजी कामा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और वे यूरोप में ही रहने लगी। 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ, जो तब तक का समाजवादी पार्टियों का सबसे बड़ा सम्मेलन था। इसमें दुनिया भर से लगभग 1000 प्रतिनिधि आए थे। उन प्रतिनिधियों के सामने भीकाजी कामा ने हिंदुस्तान का झंडा फहराया और उनसे कहा कि वे इस झंडे को सलामी दें। इस झंडे का डिजाइन भीकाजी कामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर तैयार किया था। झंडे में 3 पट्टियां थीं। ऊपर में हरे रंग की पट्टी थी जिस पर 8 फूल बने हुए थे, जो तब के हिंदुस्तान के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। बीच में केसरिया पट्टी थी जिस पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे में लाल यानी सुर्ख रंग की पट्टी थी जिस पर सूरज और चांद बने हुए थे। सूरज हिंदू धर्म का प्रतीक था और चांद इस्लाम का प्रतीक था। इस पारसी महिला ने समझ लिया था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना हिंदुस्तान की आजादी नामुमकिन है।
सन 1910 में भीकाजी कामा मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंची, जहां एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। उन दिनों मिस्र में महिलाओं की हालत काफी खराब थी, इसलिए उस सम्मेलन में सिर्फ मर्द ही मर्द दिखाई दे रहे थे, कोई महिला मौजूद नहीं थी। भीकाजी कामा ने अपने भाषण में कहा कि मुझे तो सिर्फ आधा मिस्र दिखाई दे रहा है। इस पर वहां मौजूद प्रतिनिधि काफी लज्जित हुए। सन 1914 में पहली आलमी जंग यानी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। भीकाजी कामा घूम घूम कर अंग्रेजों के विरोध में प्रचार करने लगी। वे फ्रांस के शहर मार्सेल्स गई और वहां मौजूद हिंदुस्तानी सैनिकों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने हिंदुस्तानी सैनिकों से पूछा कि वे उस ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कैसे लड़ सकते हैं जिस ब्रिटिश साम्राज्य ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखा है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों सहयोगी थे, इसलिए फ्रांस की सरकार भीकाजी कामा से नाराज हो गई। उन्हें पेरिस छोड़ने का हुक्म दिया गया और हर सप्ताह पुलिस में हाजिरी बनाने के आदेश दिए गए। भीकाजी कामा पेरिस छोड़कर बोर्डेक्स चली गईं, लेकिन उनकी गतिविधियां जारी रहीं। आगे चलकर बोल्शेविक क्रांति के बाद महान सोवियत नेता लेनिन ने भीकाजी कामा को सोवियत संघ में बस जाने का न्योता दिया। भीकाजी कामा सोवियत संघ नहीं गई, वो फ्रांस में ही रही और वहां से दूसरे देशों का दौरा करती रही। 1935 के आते आते भीकाजी कामा गंभीर रूप से बीमार रहने लगी। जब उन्हें लगा कि उनकी मौत करीब है, तो उन्होंने बीमारी के आधार पर अपनी मातृभूमि यानी हिंदुस्तान लौटने की अनुमति मांगी। उनकी बीमारी के आधार पर उन्हें ये परमिशन मिल गया और 1935 में भीकाजी कामा हिंदुस्तान लौट आईं। इसके कुछ महीनों बाद ही 1936 में भीकाजी कामा का इंतकाल हो गया। मरने के पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लड़कियों के एक अनाथालय यानी यतीम खाना को सौंप दी। 26 जनवरी सन 1962 को गणतंत्र दिवस के दिन भारत के डाकतार विभाग ने इस महान क्रांतिकारी के सम्मान में एक डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टैंप जारी किया। भारत के तट रक्षक यानी कोस्ट गार्ड ने समुद्र में गश्ती करने वाले अपने एक जहाज का नाम भीकाजी कामा के नाम पर रखा है। साथियों, यदि कभी आपको महाराष्ट्र के शहर पुणे जाने का मौका मिले तो वहां मराठा एवं केसरी पुस्तकालय जरूर जाइएगा। इस पुस्तकालय में उस झंडे को रखा गया है जिस झंडे को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में भीकाजी कामा ने फहराया था। तो भीकाजी कामा को हमारा क्रांतिकारी सलाम। अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की कहानी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही।